नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां उपचुनाव से पहले ही बागेश्वर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रंजीत दास ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस अभी तक बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सिर्फ बयानबाजी तक ही सिमटी हुई है। पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। उधर बीजेपी ने 3 नाम पार्टी हाईकमान को भेज दिए हैं। बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा रंजीत दास को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। रंजीत दास का बागेश्वर क्षेत्र में युवाओं के बीच बड़ा दबदबा है। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। रंजीत दास पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय गोपाल राम दास के पुत्र हैं। उनकी बागेश्वर और गरुड़ क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है। तीन दिन पहले इस बात के संकेत दिए थे कि कांग्रेस अब नेतृत्व विहीन हो गई है। ना तो उनका प्रदेश में कोई नेतृत्व है और ना विधानसभा में उन पर चुनाव लड़ने वाले उनके अपने कार्यकर्ता है। उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि छल कपट करके कार्यकर्ता हतोत्साहित करने का भी जो हमारे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की रंजीत दास जी ने जो विषय रखा वो एक प्रकार भावात्मक विषय था। आखिरकार कार्यकर्ता की अवहेलना कांग्रेस में सतत होती है। वही कारण है कि कांग्रेस खास तौर पर जो अनुसूचित जाति का जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पर कांग्रेस के लोग अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई काम नहीं करते। 3 दिन पहले 5 सितंबर को उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने से पहले ही जोरदार झटका लगा है। पार्टी के मजबूत नेता रंजीत दास ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं रंजीत दास के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रतिक्रिया सामने आई है। करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस ने रंजीत दास को बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था। उसके बाद 2022 का विधानसभा का प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन वे हार गए थे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 3 नामों के पैनल में रंजीत दास का नाम भी शामिल किया गया था। उन्हें लगता है कि रंजीत दास को अपनी जीत पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे भाजपा में गए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है और उन्होंने बीजेपी से इसका बदला लेने की ठान ली है। अभी जानकारी मिली है कि रंजीत दास जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही अफसोस हुआ है। कार्यकर्ता आक्रोशित है और वो कहता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से इसका बदला लेंगे। रंजीत दास जी के फादर को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बनाया था। इनको चेयरमैन का चुनाव भी लड़ाया, इनको विधायक का चुनाव भी लड़ाया, नहीं जीत सके। तो उस पर कांग्रेस की गलती नहीं थी। और वर्तमान में भी 3 नाम का पैनल हाईकमान को गया था, जिसमें रंजीत दास जी का नाम भी था, परंतु शायद उनको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था और इसीलिए वो किस वजह से गए ये वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी योग्यता पे भरोसा न होने की वजह से। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग लगातार सरकार के मुखिया का घेराव करने लगते हैं। वहीं सशक्त भू कानून की इस मांग में अब राज्य सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि भू कानून को लेकर भी विधिक राय और सुझावों पर कार्य करने का काम सरकार करेगी। वहीं सशक्त भू कानून को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार बोलने में नहीं, कार्य करने में विश्वास रखती है, जबकि भू कानून को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है। और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमवार कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। भू कानून के विषय को लेकर सरकार पर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। सब विधि विज्ञा है कि विधानसभा के अंदर वो विषय जाएगा और विधानसभा के बाद ही कानून बनेगा। इसलिए पता है कि जो चीज होने वाला है उसको राजनीतिक रूप से बुनाने का कुछ चेष्टा विरोधी दलों द्वारा हो रही है और जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस को बोलती है उसको धरातल पर उतारती है और उसी हिसाब से हमारा आगामी दिनों के अंदर हम भू कानून के विषय पर आगे बढ़ेंगे। कल राज्य के आंदोलनकारी संगठनों के आह्वान पर मुख्यमंत्री आवास कूच था और आंदोलनकारी संगठन मांग कर रहे हैं राज्य में भू कानून की, मूल निवास प्रमाण पत्र की। बड़ी तादाद में राज्य भर के आंदोलनकारी जो है देहरादून में जुटे थे। जिन आंदोलनकारियों की मांग पर, जिन आंदोलनकारियों के आंदोलन से उत्तराखंड राज्य मिला, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो कुचेष्टा कर रहे हैं। वो जो है किस इशारे पर जो है ये
उत्तराखंड में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए शासन में तेजी से कार्रवाई चल रही है। अब 3 बड़ी नई पॉलिसी कैबिनेट बैठक में आने वाली है। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि हिंदुस्तान में आधा दर्जन से अधिक रोड शो, जबकि विदेश में 5 रोड शो प्रस्तावित हैं। इस रोड शो की फाइल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री को भेजी गई है, जिस पर जल्द ही निर्णय हो जाएगा। देश में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, तेलंगाना, चंडीगढ़ में रोड शो प्रस्तावित है। वहीं कैबिनेट में आने वाली पॉलिसी में सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल, क्लिनिक निर्माण, शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष और आईटी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए आएगी। सचिव मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बार 25,000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक योजनाओं की ग्राउंडिंग पर फोकस किया गया है। पॉलिसीज़ हमारे हो चुके हैं, अभी 3 पॉलिसीज़ और बाकी है। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो हमारी सर्विस सेक्टर पॉलिसी है। एक एप्पल को लेकर के 2 पॉलिसीज़ बनाए गए थे, ये भी उम्मीद है कि नेक्स्ट कैबिनेट में आ जाएंगे। और तीसरा हमारा पंप स्टोरेज प्लांट का पॉलिसी है, आयुष पॉलिसी है। ये 3-4 पॉलिसीज़ हैं और ये आ जाएंगे तो हम लोग इन्वेस्टर समिट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और हम 6 या 7 रोड शोज़ विद इन द कंट्री करेंगे और उसके वेन्यूज़ अभी फाइनलाइजेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के लिए रखा हुआ है। और उसके साथ साथ मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 विदेशी दौरा होंगे जिसमें रोड शोज़ कराए जाएंगे। इन्वेस्टर समिट में हम लोग MOUs के बजाय इस बार ग्राउंडिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारी जब इन्वेस्टर समिट का जो फाइनल समिट इवेंट होगा तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम 25,000 करोड़ का मैक्सिमम 50,000 करोड़ तक के ग्राउंडिंग हमारे हो जाए। एक तो ITC का प्रपोजल है 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का, जिसमें कस्टमाइज्ड पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत उसको लिया जा रहा है, तो उसकी अंतिमीकरण कराया जा रहा है। ओबराय ग्रुप ने एक्सप्रेस किया था कि वो अपने 3 होटल्स यहाँ पर बनाना चाहेंगे। और सिमिलरली जिंदल स्टील्स ने पंप स्टोरेज प्लांट में इन्वेस्टमेंट करने का इच्छा जाहिर किया है। ये सब कुछ शुरुआती चीज़ें हैं और इसके अलावा कई सारे लोगों के साथ संपर्क जारी है। यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस में भी काफ़ी लोगों ने रुचि दिखाया है। हॉस्पिटल्स में देहरादून पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जिस शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पहुंचकर निरीक्षण किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे। इस निर्देश पर SSP देहरादून ने एक टीम गठित की थी। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि गिरोह का सरगना इमरान नाम का एक वकील है। उसने संतोष अग्रवाल और दीपचंद अग्रवाल, 2 चचेरे भाइयों के नाम पर लगभग 12.5 एकड़ जमीन, जो रायपुर थाना क्षेत्र में टी स्टेट की भूमि थी, उसकी हेराफेरी की। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात एक PRD जवान डालचंद की मदद से इस जमीन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल और डालचंद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वकील इमरान अभी भी फरार है। इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं। माना यह जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी से देहरादून जमीन फर्जीवाड़े में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सरगना है इमरान नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ मतलब व्यावसायिक रूप से ये वकील है और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इमरान के माध्यम से ही, इमरान बेसिकली बिजनौर का रहने वाला है और इसकी अच्छी जान पहचान जो है सहारनपुर में थी। इन्होंने संतोष अग्रवाल, दीपचंद अग्रवाल, दोनों आपस में चचेरे भाई हैं, उन दोनों के नाम पर लगभग जो है 12.5 एकड़ ज़मीन जो चक रायपुर में जो टी स्टेट के लिए आवंटित थी, उसका हेरा फेरी किया। इन्होंने लगभग जो है 19 हेक्टेयर ज़मीन के इसको 12.5 एकड़ को जोड़ करके फौज तरीके से मतलब रजिस्ट्री कॉपी तैयार करके और सब रजिस्ट्रार ऑफिस वालों से मिल करके उसको किया। और इससे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एक डालचंद एक PRD जो 2011 से वहाँ काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी जाता है, काम करता है। फिर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद उपाध्याय सहित 7 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि पंजाब के बीजेपी नेता और उसके साथियों को सचिवालय में सरकारी टेंडर दिलाने और दवा सप्लाई के काम का झांसा देकर 3 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी की गई। भाजपा नेता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नगर कोतवाली में पूर्व निजी सचिव सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि जो पीड़ित हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ऑफलाइन टेंडर दिलाने के नाम पर जो एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा उनसे और उनकी सहयोगी फर्मों से लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए जो है ठग लिए गए, जो कि कमीशन के नाम पर, ऑनलाइन फीस के नाम पर जो है उनसे लिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में 3 अगस्त को गौरीकुंड डाटपुलिया के समीप भारी भूस्खलन के कारण लापता चल रहे लोगों के लिए सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने शनिवार सुबह 2 और लोगों के शव बरामद कर लिए हैं, जिनमें एक बच्ची और एक महिला का शव बरामद किया गया है, जिनकी शिनाख्त मां और बेटी के रूप में हुई है। वहीं बचे 16 लापता व्यक्तियों का रेस्क्यू और खोजबीन जारी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फाटा क्षेत्र के तरसाली में गुरुवार रात भूस्खलन के कारण कार में सवार 5 लोग मलबे में दब गए, लेकिन बारिश के कारण शुक्रवार को उनके शव बरामद किए गए। मृतकों में गुजरात के 3 और हरिद्वार का एक श्रद्धालु शामिल है। पुलिस ने कहा कि 5वें पीड़ित की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन दूरी दिन भी बंद रहा है, तो राजमार्ग के बगड़धार व हिंडोल खाल में बीती शुक्रवार को भारी भरकम बोल्डर व मलबा आने से हाईवे पर आवागमन 2 दिनों से ठप पड़ा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। हाईवे बंद होने से क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं होने से क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजमार्ग के रविवार तक खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश और कोहरे से वजह से पहाड़ी से पत्थर गिरते जा रहे हैं। पूरा रोड बंद हो गया, करीब 100 मीटर लंबाई में पूरा रोड बंद है। रात हमारे यहाँ ये जो है हमारे चाचा जी का स्वर्गवास हो गया और हमें बहुत सारी यहाँ पर जो NH जो बंद है, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से हम जो है 4, 5, 6 किलोमीटर जो है चलकर जो है बहुत विकट परिस्थितियों में हम जो है यहाँ पर। मॉनसून की बारिश इस बार उत्तराखंड में आफत बनकर बरसी है, जिसके कारण प्रदेश के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए। प्रदेश में आपदा के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम आज वापस लौट गई। केंद्रीय टीम ने उत्तराखंड में अब तक 650 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है। अब केंद्र सरकार उत्तराखंड में आपदा से हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति तैयार करेगी। उसी के आधार पर कांग्रेस को डिजास्टर रिलीफ फंड भी केंद्र सरकार जारी करेगी। केंद्रीय टीम के दौरे को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया, भारत सरकार की टीम ने पूरे दिन तक उत्तराखंड में रहकर आपदा से हुए नुकसान के क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार में किसी क्षेत्र के हुए भारी नुकसान का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों को साझा की गई है। यह टीम अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार में भी सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेड अलर्ट अभी उन्होंने जारी किया 14 तारीख तक का। इसमें कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे हवा का दबाव चेंज होता है, लेकिन हमारी टीम SDRF, NDRF एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम तैयार है। हमारी 2 हेलीकॉप्टर लगी हुई है। कहीं भी ऐसी दिक्कत होती है तो उसमें जो भी दिक्कत आएगी उससे निपटने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। पूरी टीम 3 दिन पूरे हरिद्वार का भ्रमण किया उन्होंने। जो एग्रीकल्चर, कृषि और अन्य जो क्षति पहुंची है उसका पूरा उन्होंने भ्रमण करके सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है। उनकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें सौंपी भी गई है। रेड अलर्ट अभी
मसूरी एसडीएम नंदन कुमार और बीजेपी नेता मोहन पेटवाल ने मसूरी के आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। इस मौके पर मसूरी पेट्रोल पंप के पास हुए बड़े भूस्खलन की जद में आए 5 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने को लेकर मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए गए। एसडीएम ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात करके उनको हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। हमने यहाँ निरीक्षण किया और क्योंकि नीचे पुस्ता गिरा है तो जो उसके ऊपर में जो परिवार रह रहे हैं उनकी खतरे की स्थिति है, क्योंकि मौसम में भी रेड अलर्ट है। तो इसी क्रम में नगर पालिका ईओ से भी बात हुई और ईओ को निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो है कल से यहाँ पे रिपेयर जो मरम्मत का कार्य होना है उसको आरम्भ कर दिया जाए एवं तब जब तक ये मरम्मत होता है तब तक जो आपदाग्रस्त परिवार हैं जिनके नीचे का पुस्ता गिरा हुआ है उनको तत्काल रिलीफ सेंटर में आज ही जो यहाँ पर नगर पालिका द्वारा जो यहाँ पर रैन बसेरा और उसके नीचे जो उनके कमरे हैं उनको लगातार 1-2 दिन से वहाँ पर जो पुस्ता है और उसकी नींव है वो दरक रही थी और कल रात को भारी बारिश की वजह से जो है पूरा वो पुस्ता और उनका जो है क्रैक्स उन जगहों पर आ गए हैं। तो एसडीएम साहब द्वारा जो है यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और नगर पालिका को निर्देश किया गया है कि इन लोगों को अतिशीघ्र जो है कहीं रिलीफ सेंटर में कहीं जो कमरे हैं नगर पालिका के खाली या आने। गदरपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। नगर पंचायत दिनेशपुर की ओर से एक कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने कहा है कि मेरा माटी मेरा देश अभियान पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का एक अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं चली है। अमृत जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75वां, अभी तो हम 76वां मनाएंगे। तो इसके उपलक्ष्य में एक योजना चल रही है मेरा माटी मेरा देश। इसमें हमें ये पूरे भारत में चल रहा है, जिसके अंतर्गत पांच कार्यक्रम करने हैं। पहला कार्यक्रम जैसे शिला फलकम की स्थापना, पंचप्रण और सेल्फी, इसके अलावा अमृत वाटिका, वीरों का वंदन, इस तरह से 4-5 इसके प्रोग्राम है। इसके तहत हमें शिला फलकम में शहीदों के नाम लिखने हैं। इसके अलावा एक वाटिका बनानी है जहाँ पे हमें 70 से 75 पेड़ बोने हैं जो कि औषधि होने के और छायादार पेड़ होने के। देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मेरा माटी मेरा देश। इस प्रोग्राम को जैसे शहीदों का बलिदान हुआ है इसी का नाम शिलापट में लिखना है और हम दिया का प्रोग्राम करना है और वृक्ष का लगाने का प्रोग्राम करना है। इसी को मोदी ने हमारे देश भर के लिए बेड़ा उठाया कि हमारे देश में इससे माटी को लेके हम पूरे देश में इकट्ठा करके हमारे प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि पूरे देश। मसूरी एमपीजी कॉलेज में श्रीदेव सुमन महाविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा की लिस्ट कॉलेज में नहीं लगाए जाने को लेकर कई बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एमपीजी कॉलेज छात्र संघ द्वारा कॉलेज प्राचार्य अनिल चौहान का घेराव किया गया और कॉलेज प्रशासन द्वारा की गई लापरवाही को लेकर शिकायत की गई। इस मौके पर कॉलेज की लाइब्रेरी में नई शिक्षा नीति के अनुसार किताबें उपलब्ध कराए जाने को लेकर कॉलेज में साफ सफाई की व्यवस्था, बंद पड़े शौचालय को खुलवाने को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। पिछले 60 सालों में यहाँ नैक नहीं हुआ और हमने संकल्प लिया है कि हम नैक कराएं। उसके तहत ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपको जैसे मैंने दर्शाया है कि नोटिस भी निकाल दिया। सभी शिक्षकों के माध्यम से एनईपी की जो भी पुस्तकें ज़रूरी हैं वो हम पुस्तकालय में उपलब्ध कराएंगे इस एकेडमिक ईयर में। दूसरा, जो नैक होना है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है और हम उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे कि इसमें कॉलेज में हमारे नैक हो, नई पुस्तकें आएँ, कॉलेज का सुधार हो। पिछले 60 साल नई शिक्षा नीति के तहत सभी छात्र छात्राओं को बुक्स का प्रयोग करने के लिए बुक्स नहीं है, जो कि बहुत सालों से हम इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं और अध्यक्ष जी द्वारा इस चीज़ का आश्वासन भी दिया गया था कि बुक्स बहुत जल्दी छात्र छात्राओं तक पहुंचाई जाएगी, जो कि अभी तक पहुंची नहीं है। और क्या मांगे करते? और तो जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारे हमने इतने ज्ञापन दिए हैं, इसमें आश्वासन अध्यक्ष जी द्वारा और कॉलेज द्वारा दिए गए हैं कि जो पूरी नहीं हुई है। जैसे हमारा डस्टबिन है कॉलेज की। पौड़ी जिले के कलजी खाल विकासखंड की कपोल सयू पट्टी के अंतर्गत क्वाकेश्वर महादेव मंदिर के समीप नगर पालिका पौड़ी द्वारा कांजी हाउस संचालन की कवायद पर सिलित गांव के ग्रामीणों ने विरोध दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। सिलित गांव के
कि आकरसैण में प्रशासन द्वारा नगर पालिका को भूमि आवंटन किए जाने पर ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि ग्रामीणों के खेल मैदान की है। इसी के साथ ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि इस जगह पर पहले से ही एक गोदाम मौजूद है जिसमें निराश्रित गाय रखी गई है। इस संबंध में ग्रामीणों का एक ज्ञापन मुझे दिया गया और उसमें एसडीएम से जांच आख्या प्राप्त की जा रही है। इस पर्टिकुलर मैटर में जितनी भी हमारी गाय हैं, गायों को अभी जो नया शासनादेश है उस क्रम में हम लोग नई ज़मीनें आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोगों ने मांगा है। जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ गायों के या गौवंश को रखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उनसे हम लोग प्रपोजल्स भी मांग रहे हैं। तो जल्दी ही सिस्टमेटिक तरीके से गायों या जो हमारे निराश्रित गौवंश है उसको मैनेज करने के लिए हमारा प्रोसेस। में क्रिकेट मंदिर है और जिस सूत्रों से मुझे पता लगा है कि वहाँ पर नगर पालिका ये कांजी हाउस बनाने की बात चल रही है, जिसका हम पूरे ग्रामवासी क्षेत्रवासी का विरोध करते हैं, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे ऑलरेडी एक गौदाम बना हुआ है। तो इस संबंध में आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया और उन्हें हमने निवेदन ये रहा कि साहब इस काम को रुकवा दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे खेल मैदान है वहाँ पर हम लोग जागरण करवाते हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं शिवाला भी है, शिव जी का मंदिर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।